हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ फिज़िक्स 101। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिलाल और आपके पुरज़ोर इसरार पे, आपकी मोहब्बत पे मैं फिर से लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 5। बेसिकली यार टाइम नहीं मिलता तो इसलिए नहीं हो पा रहा, और व्यूज़ भी आप बहुत ज़्यादा कम देते हैं, लेकिन जो देते हैं उनके लिए उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर। वो कहता है कि न्यूटन्स के जो लॉ थे ना, आगे उसने लॉ, फोर्स पे, इक्विलिब्रियम पे, इन चीज़ों पे उसने मजीद मुशाहदात किए और उन्हीं की आगे इसको अब बड़े गौर से समझना है कि फिज़िक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा आसान बुक है, लेकिन इसके अंदर बात यह है कि अगर समझ आ जाए तो हर बुक का ऐसा सीन नहीं होता फिज़िक्स ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे। अब बात को समझिएगा कि कंक्लूजन ये है कि F इज इक्वल टू एम ए हमने पीछे पढ़ा है। F इज इक्वल टू एम ए हमने पीछे पढ़ा है कि फोर्स जो होती है वो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। लेक्चर नंबर 4 और 3 में हमने यही चीज़ पढ़ी। तो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए तो था ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये जो फोर्स है, अगर ये ज़ीरो हो जाए, मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स अगर मैं उसको कह दूँ कि वो ज़ीरो कर दी जाए, ठीक है, अगर उस फोर्स को ज़ीरो कर दें और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी तकरीबन ज़ीरो कर दिया जाए, उसके बाद वो कहता है कि क्या सीन कर पाओगा। तो फिर हमें एक एक यहाँ पे एक ऐसी चीज़ फील होती है कि अगर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब ये है कि बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है। फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल उसने दी है, उसी की बात करते हैं। यहाँ पे ये वाली एग्जांपल कि पेंसिल बैलेंस ऑन योर फिंगर। अब यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास पेंसिल है, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, जैसे मर्जी रख लो। अब ये एक उसने उंगली अपनी जो है इसको उसने यहाँ पे ऊपर पेंसिल रख दी है। अब गौर करें कि क्या ये पेंसिल हिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साकन स्टिल कांस्टेंट खड़ी है। अब ये नहीं हिल रही, इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। अगर मैं ये बात करूं कि अब इस पेंसिल के ऊपर कोई बंदा तीसरी फोर्स नहीं लगा रहा, अगर उसकी उंगली है वो मतलब कमज़ोर हाथों वाला नहीं है, कांप नहीं रहे उसके हाथ, तो उसके ऊपर फोर्स भी कोई नहीं लग रही, ठीक है, आउटसाइड फोर्स। अब इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो एक्टिंग जो इस पे कर रही है वो जीरो है, लेकिन इसके अंदर दो बातें हैं। अब आपको ये पता है कि इस बंदे ने इस पेंसिल को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, तो ये कोई फोर्स लगा के इसको उठा के बैठा हुआ है ना। और अगर मैं यही बात करूं कि ये जो पेंसिल है ये नीचे की तरफ आ रही है, तो कोई ना कोई फोर्स इसे नीचे खींच रही है। इसका मतलब है पेंसिल नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, बंदा ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा के, मतलब कि उसने फोर्स लगा के इसको स्टिल साकन किया। इसका मतलब है कि वो भी फोर्स लगा रहा है, वो भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स जीरो है। इसी बात को समझना है इसके अंदर कि जो फोर्स है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। असल में ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर दी गई है कि फोर्स असल में होती ही इक्विलिब्रियम के लिए नल है, जीरो नहीं। वो कहता है कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही, एक्सेलरेशन तो वो कहता है जीरो है, लेकिन जो फोर्स है वो भी उसने जीरो बोल दी। असल में ये जो फोर्स है जीरो, इसकी पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। वो पूछेगा व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, तो ये उसने डेफिनेशन दी है। इसी डेफिनेशन को मैंने नीचे ये दोबारा लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्थाकन, यानी कि कोई हिलजुल नहीं रही, बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिल इक्विलिब्रियम में। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द सम ऑफ द ऑल वेक्टर एक्टिंग अपॉन इट, ठीक है। अगर इस पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट मस्ट बी वैनिश। अब ये कह रहे हैं मस्ट बी वैनिश, यानी कि वो खत्म हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैं इसको पेंट पे बताता हूँ कि ये जो सिग्मा का साइन है ना, आपको पता है सम, इसका मतलब होता है सम। और अगर मैं ये साथ में एफ लगा दूँ तो इसका मतलब है कि सम ऑफ फोर्स, यानी कि जितनी भी फोर्सेस है ना उन सब का सम। यानी कि फोर्सेस कौन सी वाली होती हैं? फोर्स तो फोर्स ही होती है, लेकिन मैंने बताया है कि ये एक्स कंपोनेंट होते हैं इसके फोर्स के, और जमा इसमें इसके वाई कंपोनेंट होते हैं। यानी कि जितनी भी फोर्स उसके ऊपर अमल कर रही है, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, जितनी भी फोर्स किसी चीज़ के ऊपर अमल कर रही है उसका जो सम है वो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर ऐसे तीर लगाओ। अच्छा, वो कहता है कि जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन बॉडी मस्ट बी वैनिश, यानी कि नल हो जाना चाहिए, इस चीज को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम, यानी कि वो चीज फिर साकन होगी। अब इसको समझते हैं कि उसने ये जो बात कर दी है उसने ये बात क्यों कर दी है। अब देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक फोर्स जो है वो इस तरफ को है, इस तरफ को, ठीक है, इस फोर्स को मैं कह देता हूँ फोर्स 1 है, ठीक है। और उसके बाद एक फोर्स मेरे पास है इस तरफ को,
इस तरफ को, ठीक है, इस तरफ को, ठीक है, तो इसको हम फोर्स 2 कह देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों फोर्सेस, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूँ कि ये दोनों फोर्सेस एक बॉक्स के ऊपर लगा दी जाए, एक बॉक्स के ऊपर ये दोनों फोर्सेस लगा दी जाए, यानी कि ये वाली जो फोर्स है बॉक्स को इस तरफ खींच रही है, ठीक है, ये इस फोर्स का जो मतलब कितनी ताकत है इसकी है 1 न्यूटन। न्यूटन क्या है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में। 1 न्यूटन की फोर्स इसको इधर खींच रही है राइट साइड पे, और 1 न्यूटन की जो दूसरी फोर्स है F2 जो है हमारे पास, ये भी 1 न्यूटन है, ठीक है, तो ये इसको खींच रही है इस सिमत में, दूसरी सिमत में, ठीक है, तो ये भी जो है 1 न्यूटन की है। अब ये 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, तो अब बॉक्स क्या करेगा, किधर जाएगा? इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स यानी कि F1, अब ये इधर को खींच रही है इसको, तो ये इसमें से आप ये कह सकते हैं कि आप इसको जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट में, एक यानी कि इसको अगर आप जमा कहते हैं तो इसको माइनस में कह दें, अगर इसको माइनस में कहना है इसको, यानी कि एक फोर्स इधर को खींच रही है, एक फोर्स इधर को खींच रही है, एक को नेगेटिव ले लो, एक को पॉजिटिव ले लो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जीरो, यानी कि वैनिश, नल हो जाएंगी। तो यही बात वो कहता है कि टोटल फोर्स जो किसी चीज के ऊपर अमल कर रही है वो जीरो हो जाए। इसी तरह आपकी बुक के अंदर ये जो पेंसिल वाला निशान है, ये बंदा जो है इस फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, ये बंदा फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, पेंसिल फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है। पेंसिल क्यों? अब यहाँ पे आपके पीपीटी स्लाइड पे चलता है, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास। अब ये सेब है, सेब, अब ये सेब जो है हमने रखा है इसको टेबल के ऊपर, ठीक है, अब ये टेबल से नीचे भी नहीं गिरता और टेबल इसको ऊपर भी नहीं उठाता, क्यों? क्योंकि जो फोर्स इसके ऊपर है ना, ये वाला जो टेबल है, टेबल की फोर्स और सेब की फोर्स, दोनों की फोर्सेस है, यानी कि जो सेब है इसको जमीन अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि सेब की फोर्स है एम, यानी कि एम जी, ग्रेविटी ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो टेबल है इसको ऊपर की तरफ उठा के बैठा हुआ है, यानी कि उसके भी अंदर एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स से नॉर्मल फोर्स मुराद नहीं, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है सेब की जो फोर्स नीचे की तरफ और जो नॉर्मल फोर्स है टेबल की ऊपर की तरफ, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये कट आउट होके वैनिश हो जाती है, जीरो हो जाती है, इसलिए सेब अपनी जगह से नहीं हिलता, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे उसने बताया है कि इक्विलिब्रियम, a body is in equilibrium when a sum of all forces acting upon it must be vanish, ठीक है। एग्जाम्पल उसने दे दिया, उसने बोला कि एक जो स्टोन है, एक पत्थर, हमने वहां पे सेब बोला, उसने एक पत्थर बोल दिया, तो एक जो स्टोन है वो रेस्ट है ऑन द ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है एक स्टोन, ठीक है, ये भी रेस्ट में है, ठीक है। एक जमीन के ऊपर पत्थर रख दो, पत्थर जो है वो जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जो उसकी ऊपर वाली सतह है जमीन के ऊपर की तरफ धकेल रही है, तो बराबर फोर्स। पेंसिल जो है बैलेंसिंग ऑन योर फिंगर, तो ये मैंने बता दिया। जो हमारी सीढ़ी है, अगर उसको हम दीवार के साथ लगा देते हैं, दीवार के साथ हम अक्सर सीढ़ी लगा के छत पे जाते हैं, तो वो भी बैलेंस हो जाती है, तो वो भी इक्विलिब्रियम में होती है कि उसकी जमीन की फोर्स ऊपर की फोर्स बराबर है। एयरक्राफ्ट जब फ्लाई कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, कांस्टेंट हाइट के ऊपर, तो वो भी, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम। याद रहे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम की ना डेफिनेशन है, आप इसको लिख लें, a vector sum of all forces acting on a body must be null, must be vanish। इसी चीज को आप याद करें, a body in equilibrium when sum of all फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट मस्ट बी वैनिश, यानी कि जितनी भी फोर्सेस इस पे अमल कर रही हैं वो जीरो हो जाए, तो चीज अपनी साकन हालत यानी कि इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पढ़िएगा, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम जो होता है, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम कब हो जाता है, जबकि स्टोन, पत्थर जमीन से ऊपर की तरफ फेंका जाए, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है ना, मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे, तो वो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाता है। उसके बाद वो बात करता है प्लेन डाइविंग डाउनवर्ड, अगर वो कहता है कि अगर हमारा जहाज डाउनवर्ड डूब रहा है, यानी कि होते खा रहा है, कार एट रेस्ट, मतलब कार रेस्ट पे है, होल ड्राइवर, मतलब हुज ड्राइवर सॉरी हैज जस्ट स्टेप्ड ऑन द कार, मतलब गाड़ी बिल्कुल साकिन खड़ी है लेकिन उसका जो ड्राइवर है वो हरकतें करता जा रहा है, वो उसके एक्सीलरेटर पे वो दबाया जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद वो कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इट इज इजी टू फाइंड द फोर्स cos 2 वगैरह वगैरह, और एयर ऑफ द मास हैज पोजीशन वेक्टर। अब उसकी यहाँ पे वो क्या बात बता रहा है, वो कहता है कि हमारे पास एक जहाज है, एयरक्राफ्ट ऑफ, उसका मास m है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर वो r है उसका। अब पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो भी हमारे पास इस तरह से वेक्टर होते हैं,
इसको रिमूव करता हूँ मैं। यहाँ पे जो भी हमारे पास वेक्टर होते हैं, ये फ़र्ज़ करो हमारा एक वेक्टर है, ये नहीं लेते, यहाँ से एक वेक्टर लेते हैं। ये हमारे पास मैंने बताया था कि एक वेक्टर है, फ़र्ज़ कर लो, ठीक है। तो इसके मैंने कंपोनेंट बताए थे। अगर मैं ये कहूँ कि इसके मैंने इस तरह से बताया था कि ये इस वेक्टर का नाम आर है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर कंप्लीट वेक्टर कब बनता है? जब उसके दोनों कंपोनेंट होते हैं, यानी हर चीज़ के कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे आर एक्स वाले कंपोनेंट प्लस आर वाई वाले, ठीक है। ये वाले जो हैं इसके, ये वाई वाले हैं और ये वाले एक्स वाले हैं, ठीक है। इन दोनों को जमा किया जाता है, फिर आर बनता है। यही काम उसने यहाँ पे किया है कि आपका ये जो आर, और इसको मैंने ना यहाँ पे इसकी ये ऐड कर दी है, तस्वीर खाका इसका ऐड कर दिया, जिसको हम समझते हैं, इससे हमें ज़्यादा आसानी मिलेगी। इसमें उसने वही बात कि एयरक्राफ्ट जो हमारे पास होता है, वो जब फ्लाई करता है तो क्या सीन होता है उसका, ये पोजीशन वेक्टर इस आर के अंदर, ये जो इक्वेशन उसने हमें दी है ना, ये उसने इक्वेशन हमें गिवन कर दी है, यानी कि गिवन इक्वेशन है। इससे आगे हमने सोल्यूशन निकालना है। एक्चुअल में ये क्या सीन है, इसको समझने से पहले इस ग्राफ को समझें कि हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ये तो हमारे पास एक नॉर्मल फार्मूला है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए जो हमारे पास है वो एक नॉर्मल फार्मूला है, लेकिन हमारे पास हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर जो आर होता है। पीछे लेक्चर नंबर 3 में या 4 में हमने वेक्टर्स पढ़े थे। हमारे पास फर्ज करो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है जिसको हम कहते हैं एक वेक्टर है, जिसका नाम है आर वेक्टर, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे एक फोर्स होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। कंपोनेंट तो आपको पता है ना कि एक्स और वाई कंपोनेंट होते हैं, प्लस और वाई कंपोनेंट, ठीक है। यानी कि इनके साथ एफ भी है, ये एफ एक्स है और एफ वाई है। जैसे कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, ऐसे वेक्टर भी मैंने बताया। जैसे कि ये एक वेक्टर, वही वेक्टर को मैंने आगे ले जाने की कोशिश की। हल्का सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसी वेक्टर को मैंने थोड़ा सा आगे मूव किया, तो इस वेक्टर पे अगर मैं इस तरह से ऐसे एक लाइन ड्रा करूं, तो ये वाई की डायरेक्शन में, जो कि ये मैंने ड्रा किया, अगर मैं ऐसे एक लाइन डायरेक्शन करूं, क्योंकि ये वेक्टर सीधा ऊपर को भी नहीं जा रहा, सीधा इधर को भी नहीं जा रहा, ये तिरछा जा रहा है। इसका मतलब है इसने वाई की तरफ भी कुछ डायरेक्शन तय किया और एक्स की तरफ भी। तो ये एक्स वाला कंपोनेंट इसका जो है, इसको हम आर एक्स लिखते हैं, ठीक है। और जो वाई वाला है प्लस उसको आर वाई कंपोनेंट लिखते हैं। तो ये कंप्लीट एक हमारे पास आर बन जाता है, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नीचे कि ये जो आर हमारा होता है आर एक्स, और प्लस जो होता है आर वाई, ये दोनों कंपोनेंट कंप्लीट मिलते हैं, जमा होते हैं, तो फिर हमारा कंप्लीट एक एक्स कंपोनेंट बनता है, ठीक है। वो आर कंपोनेंट बनता है, सॉरी। इसको मैंने नीचे लिख दिया। अब इनके साथ ये जो जे है, ये क्यों है, और ये इनके साथ, ये मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर, इनके ऊपर ऐसे कैप होता है, यूनिट वेक्टर इनको कहा जाता है। तो इनको साथ लिखना जरूरी होता है। तो जो एक्स के कंपोनेंट है, इसको इसके साथ हमने, एक्स वाला है ना, तो एक्स की डायरेक्शन को बताने के लिए हमने आई के ऊपर कैप डाल दिया कि आई एक्स वाला कंपोनेंट होता है, और जो वाई वाला है उसको जे कंपोनेंट कहते हैं। तो ये वही फार्मूला, उसको मैंने रीअरेंज कर दिया। उसके बाद अगर इसी फार्मूले की बात करें, आगे हम मूव करें, तो इसको देखिएगा, आपको उसने बुक के अंदर इसी को आर और ये आई, यानी कि एक्स वाली ये इक्वेशन है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स वाली चीजें हैं और इसके अंदर वाई वाली चीजें, ठीक है। ये इक्वेशन उसने हमें दे दी, ठीक है। आगे उसने इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया है। अब उसने इसको सॉर्ट आउट किया, कैसे किया, इसको मैं दोबारा ले चलता हूँ और इसको मैं कॉपी पे लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मेरे लिए, तो मैं इसको कॉपी पे लिख के आपको समझाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ब्लर कर जाता है जब तस्वीर को ऐड किया जाता है। तो बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, आपको अलग से तस्वीर भी दिखाता हूँ, और वहाँ पे एडिट नहीं होती, यहाँ पे मैं समझा पाऊँगा, तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर है हमारे पास जिसको मैंने कागज़ पे लिखा है। तो इसको अब जो है ना, हम पेंट पे समझिए कि ये कैसे किया, उसने क्यों किया और कैसे किया। अब हम निकालते हैं इसको। अब देखिएगा, हमारे पास वो जो आर इक्वेशन उसने दी है वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन उसने हमें दी है, और इस इक्वेशन को आगे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये जो एम होता है ये मास होता है, और ये जो ए होता है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, यानी कि ए के ऊपर ऐसे तीर होता है। तो यहाँ पे जो उसने हमें ए की वैल्यू दी हुई है वो ये वाली सारी वैल्यू ए की है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम, और ये ए की जगह पे ये सारी वैल्यू अंदर, ये सारा कुछ ए का है, यानी कि जो कि उसने ये वैल्यू हमें यूनिट वेक्टर की सूरत में दी है ना, वो जहाज ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसने उसको आर ले लिया। लेकिन अगर वो जमीन पे जा रहा होता तो उसको हम ए लेते। लेकिन यहाँ पे आप एफ एम ए की जगह पे एम आर कह दें, तो ये जो ए की वैल्यू है ये सारी वैल्यू ए की है, ठीक है। तो ये एम जो है ये वाला एम है, क्लियर। एफ जो है ये एफ है। उसके बाद ये जो एम है इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें।
इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये सादा एक इक्वेशन ली है कि उसने ये किया कैसे। तो ये डेरिवेशन की इक्वेशन मैंने लिखी है। तो एफ एम को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो एम ने डी एक्स के साथ और डी टी के साथ मल्टीप्लीकेशन ली, और प्लस एम डी वाई और डी टी के साथ मल्टीप्लीकेशन, और ये आई और जे जैसे कि यूनिट वेक्टर हमें दिए हुए हैं ना ये वाले, वैसे वैसे हमने साथ लिख दिए। ठीक है, अब जो उसने आपको डायरेक्ट जवाब निकाल के दे दिए ना, उसने ये जो एंड पे आपको जवाब निकाल के दिया, ये मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखे एम, और एम को हमने मल्टीप्लाई किया तो वही इक्वेशन बन गई। ठीक है, वही इक्वेशन बन गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब हमने इसको वेलोसिटी के लिए ना इसकी डेरिवेशन लेनी है कि हमने इसको डेरिवेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ना स्केयर नहीं लिखे, ये स्केयर है, यहाँ पे ये स्केयर लिख लेना आप लोग खुद ही। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब ये जो v का फार्मूला होता है क्या होता है। v का फार्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी का डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम अगर डेरिवेटिव में बात करें तो डी आर कह दो, या डी मतलब आर है हमारे पास डी आर, तो उसके बाद नीचे डी टी। तो ये जो आर है, ये जो आर है ये वाला पकड़ के मैं इसको यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने आर डाल देना। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन यहाँ पे आ गई। अब इस इक्वेशन का हमने लेना डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको डेरिवेशन जब इसकी लेते हैं तो आपको डेरिवेट लेना आता है। सबसे पहले ये जो ए है ये कांस्टेंट है, तो डेरिवेशन के अंदर रूल आपको पता है कि ये हमारा हो जाना है 0। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये 3 और ये बी है, ये वैल्यू 2 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो इसने हो जाना है 6, प्लस क्या हो जाना है इसने 6, और 6 हो गया। आगे बी टी सेम एज लिख दिया, उसके बाद प्लस लिख दिया, और ये जो 2ct उसने ये जो दिया हुआ है, पहले हमने इसको डेरिवेट किया यहाँ पे, यानी कि पहले ये जो इक्वेशन दी थी इसके लिए यहाँ पे डेरिवेट किया, यानी कि a के साथ t है तो a हमारा वैसे कांस्टेंट आ गया, t1 हो गया क्योंकि t के लिहाज से डेरिवेटिव कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस bt। अब ये जो 3 है ये शुरू में आ जाएगा, फार्मूला होता है डेरिवेशन का। किसी से पूछ लें कैसे करते हैं, ये मैं नहीं करवाने लगा आपको, डेरिवेशन मैथ का सारा सिस्टम है, तो मैं उसी को अप्लाई करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये 3 शुरू में आ गया, b हमारे पास कांस्टेंट है वैसे, और 3 में से एक कम होके t स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस ये जो 2 है ये शुरू में आ गया, c वैसे आ गया, और t में से 2 में से एक कम होके एक t रह गया, प्लस आगे ये जो 4 है ये शुरू में आ गया, और उसके बाद dt 4 में से एक कम होके ऐसे हो गया। असल में इसका फार्मूला होता है n। ठीक है, n नीचे और n की पावर में से x की पावर में से एक कम कर देना, n-1। ये फार्मूला होता है डेरिवेशन का, वही अप्लाई किया। उसके बाद अब हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गई वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी डेरिवेट होके ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अब जो वेलोसिटी हमने निकाली है अब उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि उसने ये डी स्क्वायर क्यों दिया था, डबल डेरिवेटिव। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ए 0 हो गया, ये 2 और 3 6 हो गए, मल्टीप्लीकेशन होगी, और इसी तरीके से ये सारा डेरिवेट होके अब ये हमारे पास नई वैल्यू आ गई। ये 4 ने 3 के साथ 12 हो गया, और डी ऐसे आ गया, और टी में से एक कम हो गया, ये सारा मतलब डेरिवेटिव। तो इस तरह से उसने इसको ना डेरिवेटिव निकाल के और उसने यहाँ पे कर दिया सोल्यूशन इसका। ये देखिए चेक करिए 2c+12 और आगे, तो ये उसने इस तरीके से उसने कंप्लीट फार्मूला जो लिख दिया उसका सोल्यूशन ये था। तो हमने ये वाला जो हिस्सा है ये पढ़ लिया अभी कि एक्सेलरेशन जो है उसका बॉडी का कैसे निकाला जाएगा, क्या फार्मूला क्या चीज़ें, और ये हमें इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास यू नो एफ, और ये जो एफ है हमारे पास ये एक्स की डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास जो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये डी स्केयर ओवर डी टी जो है ना हमारे पास, ये डी स्केयर ओवर डी टी जो हमारे पास वैल्यू है ये है हमारे पास एक्सेलरेशन की, और ये किसकी सिमत में, एक्स की सिमत में, इसलिए साथ में एक्स लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे साथ में एफ ओवर एम, यानी कि एफ ओवर एम जो हमारा है इक्वल, ये एफ इज इक्वल ओवर एम ए होता है, तो वो ए इधर है और एम नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये कुछ इजी नहीं है, इसको इस इक्वेशन को कहता है कि इसको आगे एक्सपेंड करना इजी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है बोथ एक्स पे, ठीक है, और टी पे। तो इसके लिए इसकी वैल्यू जब तक हमें मालूम नहीं होगी हम इसको नहीं सॉर्ट आउट कर, तो इसको आपने ऐसे पढ़ लेना है, इसको याद नहीं करना। इसमें भी आपने बस ना इसका जो आंसर वगैरह है इसको याद कर लेना है, अगर आप डेरिवेट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको वैसे ही याद कर लें और उसके बाद नेक्स्ट चले। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बात कर रहा है टेंशन की। इस टेंशन को समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारे पास मैं यहाँ पे अगर कोई उसने हमें फिगर शिगर दिया है तो चेक कर लेते हैं। कोई फिगर नहीं दी, अच्छा इसके लिए आई थिंक जस्ट अ मिनट,
टेंशन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, उसके दरम्यान में टेंशन होती है। यानी कि अगर हम बात करें, हमारे पास हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं, अब यहाँ पे एक न्यू वैल्यू लेते हैं। मैं यहाँ पे एक रस्सी जो है वो ड्रा कर देता हूँ, समझें कि ये एक रस्सी है, ठीक है। और इससे बेहतर है मेरे पास पीपीटी स्लाइड मौजूद है, तो इस पर क्यों हमने टेंशन लेनी है। ये पीपीटी स्लाइड जो मौजूद है, यहाँ पे समझिएगा कि ये कोई मतलब कि किसी चीज़ के साथ एक रस्सी को लटका दिया जाए और इसको नीचे एक बॉक्स को मतलब ऐसे लटका दिया जाए। बात को समझिएगा, बड़ी फोकस की बात है कि ये जो रस्सी है ना, रस्सी के साथ नीचे बॉक्स है, ये बॉक्स नीचे की तरफ लटक रहा है, कोई बॉक्स कोई भी वजनी चीज़ है, अब ये नीचे की तरफ लटक रही है। अब जो रस्सी ने बॉक्स को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, यानी कि आप देखेंगे जब भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, यहाँ पे रस्सी के सेंटर में ना एक एक टेंशन पैदा हो जाती है, खिंचाव, ठीक है। वो जो खिंचाव है उसको टेंशन कहते हैं। अब देखिए बॉक्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि बॉक्स का जो वजन है ज़मीन उसको एम जी को नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ पुल हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जाना चाहता है। रस्सी इसे ऊपर की तरफ खींच के रखना चाहती है, तो इन दोनों की तरफ टी, ऊपर की तरफ जो टेंशन है रस्सी के ऊपर वो टी है, और जो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एम जी वो नीचे की तरफ है, तो इसके अंदर टेंशन। अब इसको यहाँ पे समझिए, वही रस्सी है, अगर हम इसको लटकाते नहीं है, इसको नॉर्मली ऐसे करके रखते हैं, ऐसे दोनों हाथों से खींच के रखते हैं, तो इसके दरम्यान में टेंशन मौजूद है, ठीक है। अब अगर इससे कोई यहाँ से कट कर दें, तो जो इधर वाली फोर्स थी उसने इसको रस्सी को इधर खींच दिया, जो इधर वाली फोर्स थी यानी कि टेंशन है उसने इसको इधर की तरफ खींच दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे आगे यहाँ पे समझिएगा, अगर बात करें कि रस्सी बहुत ज़्यादा मतलब लाइट है, यानी कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास टोटल रस्सी है, तो अगर हम सिर्फ इतनी सी रस्सी की बात कर लें, ये बिल्कुल थोड़ी सी रस्सी यहाँ से सिर्फ इतनी सी रस्सी की बात करें, जो कि बहुत थोड़ी कम रस्सी है, तो इसका मतलब है कि बहुत कम रस्सी जो है उसका मास बहुत कम है। तो छोटे से ये सिर्फ ना, यहाँ पे देखिएगा उसने रस्सी को ना छोटे छोटे टोटे दिखाए हैं, ये देखिएगा पीसेस, यहाँ पे एक छोटे हिस्से की बात करता है। जिस छोटे हिस्से की वो बात कर रहा है, सबसे पहले समझिए कि जो फोर्स होती है टेंशन के ऊपर, जो फोर्स होती है वो सिग्मा, यानी कि टोटल फोर्स, इधर की फोर्स उधर की फोर्स। तो इसको अगर हम बात करें कि T2 जो है हमारा, यानी कि एक तरफ का ये जो T2 है ये इधर को खींच रहा है और ये इधर को खींच रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो आप मैथ में पढ़ चुके हैं कि अपोजिट चीज़ें के दरमियान में हमने माइनस लगाना होता है, तो T2 को लगा दो, माइनस T1 को कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे करते हैं एम ए, क्योंकि एफ का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है एम ए के। तो जो टेंशन होती है ये T2 माइनस T1 है, तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर बात करें कि रस्सी, हम छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, तो छोटे से हिस्से की बात करते हुए समझिए कि मास बहुत कम है, यानी छोटा सा पीस है उसका मास बहुत कम है। तो मास बहुत कम कम समझिए इतना कम है कि आप कह सकते हैं कि मास है ही ज़ीरो। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि जो मेरा मास है ये ज़ीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मास है इसको यहाँ पे लगाओ, तो ये क्या कर देगा, ये सारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। जीरो से ए ने मल्टीप्लाई किया तो जीरो, क्योंकि ये कोई एक्सलरेट भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ये हिस्सा हमारा हो गया जीरो। तो ये जो T2 है इसमें से T1 माइनस का दूसरी तरफ ले जाओ, यानी कि T1 इधर आ गया और T2 उधर रह गया, तो ये T1 T2 दोनों आपस में बराबर हो गए। यही वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि टेंशन हमारी क्या है, इस पे फोर्सेस कैसे अप्लाई करते हैं। उसने छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड किया, यही चीज़ वो यहाँ पे समझाने की कोशिश करेगा आपको। इसको पढ़िएगा, कहता है कि टेंशन को डिनोट किया जाता है टी के साथ, फोर्स जो इसके ऊपर लगती है वो क्या काम करती है मैंने अभी आपको बता दिया है, आप इसको पढ़ें आपको समझ आ जाएगी, और वगैरह वगैरह इन चीज़ों को गौर से मुलाहजा फरमाइए। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, अब जल्दी से बताता हूँ, ये चीज़ें पढ़ने की हैं। यहाँ पे मैथमेटिकली जो हमारे पास F इज इक्वल टू, आपने एम ए पढ़ा था, वो फार्मूला था फोर्स ऑन मास और एक्सेलरेशन के दरमियान। यहाँ पे अब वो वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिएगा हमारे पास ये जो u है ये कोफिशेंट है, और ये जो n है ये न्यूटन फोर्स होती है, ठीक है। उसी चीज़ को उसने आगे लिखा है कि n इज द फोर्स, ठीक है, n भी एक फोर्स है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूटन फोर्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल होती है किसी चीज़ के ऊपर। और यहाँ पे ये जो u है, जैसे कि F इज इक्वल टू हमने एम ए डायरेक्टली क्वेश्चन के कोफिशिएंट लिया था ना, इसके लिए कोफिशिएंट जो है मैंने बताया था कि हर चीज़ का कोफिशिएंट अलग होता है, तो u जो है यहाँ पे एक कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का, ठीक है, फ्रिक्शन का। इसको F इज इक्वल टू म्यू एन, इसको आपने इंपेरिकल जो होता है ना इंपेरिकल रिलेशनशिप है, इसको आपने इसी तरह से कर लेना। साथ में पीपीटी स्लाइड देखिएगा प्लीज़, वीडियो लंबी हो रही है, और इसको हम देखते हैं आगे। थोड़ा सा यहाँ पे कहता है कि हम ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बात करें कि
इसके लिए ये एक उसने ना एक किसी भी चीज़ का ना एक सेंटर का पॉइंट ले लिया, माइक्रोस्कोप से देखा है। तो ये जो आपको ये छोटे छोटे ये अंदर नजर आ रहे हैं ना, ये जो तिरछे, ये उसने ना एक एक हिस्से का माइक्रोस्कोप किया है। उसके कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है ना, कोई भी चीज़ वो प्लेन नहीं हो सकती, वो रफ ज़रूर होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाए, फ़र्ज़ करें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से, अगर मैंने अपनी लाइफ में अगर कोई रफ चीज़ देखी है ना कि जो बिल्कुल प्लेन होती है, तो वो शायद बर्फ़ होती है, या साबुन जो होता है वो धूप में पड़ा हो तो वो थोड़ा स्लिपी स्लिपी हो जाता है, उसके जो मसाम होते हैं। एक्चुअल में सीन कुछ इस तरह से होता है। अगर बात करें कि ये जो हमारे पास आपको बिल्कुल सीधी लाइन नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सीधी, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से, या मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको ये नज़र आ जाएगी कि ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इसके ऊपर आपको रफ रफ नज़र आएगा। मैं इसको जूम करता हूँ, मज़ीद जूम करता हूँ, और हम इसको फुल जूम कर लेते हैं। अगर आपको ये फील हो रहा हो तो इतने से हिस्से को आप गौर से देखें। ये देखें, ये एक पॉइंट मैंने डाल दिया ना, अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो ये देखें, इसकी ये रफनेस नज़र आ रही है आपको। ये चेक करें, ये चेक करें, ऐसे हर चीज़ रफ होती है, कोई भी चीज़ प्लेन नहीं होती। अक्सर आपने यूरोप गए हों आप, या कभी आप दूसरे इंग्लिश वाले मुल्क में गए हों, कहाँ गए हैं आप, मेरे जैसे भी इधर ही घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ फील की होगी, या कभी मूवीज़ में देखा होगा। एक बर्फ़ वाले जो इलाके होते हैं, जब बर्फ़ की तह लग जाती है तो एक कार आ रही होती है, तो वहाँ पे ब्रेक भी नहीं लगा सकती कार, क्योंकि कार की ब्रेक तब लगती है जब कोई नीचे चीज़ खुरदरी हो। ठीक है, रफ चीज़ जो होती है ना उसके ऊपर, मतलब वो कहता है कि ब्रेक तब लगेगी जब कुछ हमें फ्रिक्शन मिलती है, लेकिन अगर हमें फ्रिक्शन मिले ही नहीं तो यानी कि फिर वो कहीं ब्रेक लगा ही नहीं सकते, यानी कि रफनेस वो हो जाती है कि वो बिल्कुल स्लिपी स्लिपी सी हो जाती है। इसी चीज़ की वो बात कर रहा है। एक्चुअल में कहता है कि वो जो होती है ना बर्फ़, जहाँ पे हमारी ब्रेक भी नहीं लगती, स्लिपी हो जाती है, वो कहता है कंप्लीटली वो भी रफ नहीं होती। वो कहता है कि उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखो तो वो भी थोड़ी थोड़ी ना ऐसे रफ होती है, क्योंकि अगर वो रफ ना हो तो गाड़ी उस पर चले ही नहीं, क्योंकि टायर जब भी घूमता है उसने ज़मीन को, या जिस चीज़ पे वो चल रहा है उसने उसको पीछे की तरफ धकेलना होता है। अगर वो रफ हो तो वो उसको धकेले ही नहीं। तो इस चीज़ का उसने यहाँ पे जिक्र किया है, इसको पढ़िएगा प्लीज़। यहाँ पे उसने बात की है नेक्स्ट, वो कहता है कि हमारे पास M1 और M2 दो हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे है, ये इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फर्ज करें एक मास M ये है और एक मास M ये है, इसके ऊपर ये जो फोर्स है, ये इसको, इन दोनों के ऊपर फोर्स है। ठीक है, दोनों के ऊपर फोर्स है। अब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, अब इनका काम क्या है। अब ये जो M1 है, ये इसको इधर को धकेला जा रहा है। M1 के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक, ये देखिएगा कि फोर्स इसको इधर की तरफ, यानी कि टी भी, टेंशन भी एक फोर्स होती है। तो ये जो हमारे पास M1 है, इसको ये इधर को धकेला है, और ये जो मास M2 पीछे है, ये भी तो इस पे जोर लगा रहा है, तो ये इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो F में से T माइनस होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि F माइनस टी होगा, और ये जो T है इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, पीछे से इसको कुछ नहीं खींचा जा रहा, ये सिर्फ इधर को ही जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई नहीं लग रही। तो इसी को मैथमेटिकली जो है मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कागज़ के ऊपर, ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे किया उसने। ये कागज़ पे लिखा है, देखिएगा, जो पहला मास है हमारे पास, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसमें से टेंशन माइनस हो रही है, फोर्स माइनस टेंशन कर दो तो वो कौन सा है, F इक्वल टू M में होता है ना। M1 है हमारे पास, मास 1 है, दो मास थे ना, तो एक मास के लिए M1 कर दिया और A कर दिया, सिंपल एक्सेलरेशन एक ही होता है। F में से माइनस करो T, और आगे जो MA है वो लिखते, इक्वेशन 1 है। दूसरा जो मास है हमारे पास, ये वाला जो मास है, इसकी बात करते हैं कि इस पे तो एक ही फोर्स है जो कि टेंशन है, तो टेंशन लग रही है, और इक्वल टू MA है। ठीक है, M2 मास है तो उसको, ठीक है, एक इक्वेशन ये, इन दोनों को आपस में जमा करो। अब यहाँ पे मैंने इनको जमा कर दिया है, इनके सेंटर में जमा का निशान है। आपने इक्वेशन 1 और 2 को तो जमा करना आपको आता है 4 क्लास से। तो F माइनस टी जो है इज इक्वल टू M1A1, और जो ये है इसको, ये T माइनस से T प्लस कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। जमा करेंगे तो ये माइनस जमा कट जाते हैं, ये कट गए, और ये जो F है ये सिर्फ एक F बच गया, ये F आ गया। ये M1 है और ये A है, ये M2 है और ये, इन दोनों ने आपस में जमा होना है। तो M1 M2 में जमा नहीं हो सकता, इनको अलग अलग लिखा है, M1 प्लस A, M2 प्लस A। इन दोनों ने जब आपस में होना है, क्या उसको कहते हैं, जमा होना है, तो ये ए समझ देखें, दोनों में सेम है। M A1 और A2 नहीं है, ए तो एक ही है, ए को कॉमन लेके मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या रह गया, M1 प्लस M2। क्लियर। उसके बाद आगे देखिएगा कि यहाँ पे ए इधर रह गया, F इधर है, और ये चीजें ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन के अंदर, तो ये पूरी इक्वेशन उठा के M के नीचे ले गया और ए अकेला बच गया। ठीक है, F ओवर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A। यही चीज उसने यहाँ पे आपको इक्वेशन ड्राइव करके दी है कि ये देखिएगा, A इज इक्वल टू F, ठीक है, और M1 प्लस M2। क्लियर, यही उसने आपको इक्वेशन निकाल के दी है। अब इसको पढ़िएगा, और आपको पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
और बाकी आप इसकी पीपीटी स्लाइड लाजमी तौर पे देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। इसको इधर ही शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो आगे हमें पोर्शन दिया है, उसने बोला है कि एफ जो हमारे पास फोर्स होती है वो एक्स फोर्स, एफ वाई फोर्स, एफ जेड, यानी कि एक फोर्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। एक फोर्स के अंदर यानी कि एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो सारे एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। वो अगर सारे इक्वल होकर जीरो हो जाते हैं तो वो कहता है कि हमारी वो जो चीज़ है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स को इसी के साथ सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। मैं आपका अपना इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिलाल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करते वक्त और कमेंट करते वक्त आपको मौत पड़ती है। जस्ट किडिंग यार, डोंट वरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।